आप सभी लोगों ने सुना होगा इससे डेंगू हो गया, उससे डेंगू हो गया। डेंगू बहुत कॉमन डिजीज है। हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू किस वायरस की वजह से होता है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स है, क्या इन्वेस्टिगेशन है एंड क्या ट्रीटमेंट है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेंगू एक वायरस का इन्फेक्शन है। डेंगू एक वायरस का इन्फेक्शन है और ये वायरस का नाम क्या है? अर्बो वायरस। ओके, क्या नाम है? अर्बो वायरस। और ये जो वायरस है उसकी फैमिली कौन सी रहती है? फ्लेविविरिडी फैमिली। तो फ्लेविविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है अर्बो वायरस, जो कि डेंगू कॉज करता है। ओके, अब ये जो अर्बो वायरस है इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, जिनके नाम है डेंवी1 यानी डेंगू वायरस 1, डेंवी2, डेंवी3 एंड डेंवी4। ठीक है, डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4। इनके शॉर्ट फॉर्म कैसे रखे गए? डेन वी, यानी डेन फॉर डेंगू, वी फॉर वायरस। तो 1, 2, 3, 4 सीरोटाइप्स। ओके, वेरी इजी। 4 सीरोटाइप्स रहते हैं डेंगू के। और जो डेंगू का वायरस है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू का एक सीरोटाइप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे कि एक पेशेंट है जिसे डेन वी1 का इन्फेक्शन हुआ, तो लाइफ में उसको कभी भी डेन वी1 का इन्फेक्शन नहीं होगा। जो सीरोटाइप है डेंगू का फर्स्ट वाला, उससे कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उससे ये तीनों जो सीरोटाइप्स बचे हैं 2, 3, 4, इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक सीरोटाइप, ओनली वन सीरोटाइप कैन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लेकिन दूसरे सीरोटाइप से उसे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो डेंगू का वायरस है वो हमारी बॉडी में आता कैसे है? वो एक वेक्टर की मदद से आता है। किसकी मदद से आता है? एक वेक्टर की मदद से। और डेंगू में जो वेक्टर है वो एक मस्क्यूटो रहता है, एक मच्छर रहता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। ओके, एडिस इजिप्टी। और इसका कॉमन नेम क्या है? टाइगर मॉस्क्यूटो। ओके, टाइगर मॉस्क्यूटो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एडिस इजिप्टी वेक्टर रहता है जो कि वायरस, अर्बो वायरस को लेके जाता है बॉडी के अंदर और डेंगू कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बॉडी में वायरस आया, ठीक है, वेक्टर वायरस को लेके आया बॉडी में और फर्स्ट सिम्टम शो हुआ, तो इस बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो डेंगू में ये वेरी करता है 3 से 10 डेज का। ओके, 3 से 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है डेंगू में। नेक्स्ट, डेंगू वायरस इन्फेक्शन से जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। ओके, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंगू फीवर। ठीक है, क्लासिकल डेंगू फीवर सबसे पहला ये आता है। अगर बॉडी में वायरस आता है डेंगू का अर्बो वायरस, तो सबसे पहले डेंगू फीवर आता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम क्या क्या चीजें रखते हैं? सबसे पहला रहता है सैडल बैक फीवर। ठीक है, डेंगू में क्या आता है? सैडल बैक फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट का टेम्परेचर राइज होता है एक दिन, ओके, 37.5 डिग्री सेल्सियस लगभग राइज होता है, फिर अगले दिन ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर, फिर राइज होता है, फिर ड्रॉप होता है। तो ये सैडल जैसा है। ठीक है, राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? सैडल बैक फीवर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सैडल बैक फीवर। सेकेंड, ब्रेक बोन फीवर भी होता है डेंगू में। ब्रेक बोन यानी क्योंकि डेंगू का जब इन्फेक्शन होता है तो हड्डियों में भी दर्द होता है, ठीक है, बोन्स में बहुत दर्द होता है, इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं ना, हड्डियों का बुखार, तो उसे ब्रेक बोन फीवर यानी डेंगू। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, इतना ज्यादा फीवर है कि वो बोन्स को ब्रेक कर रहा है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है जो कि डेंगू फीवर के लिए यूज की जाती है। फर्स्ट इज सैडल बैक फीवर एंड सेकेंड इज ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, फिर थर्ड रहता है वेरी इंपॉर्टेंट रेट्रो ऑर्बिटल पेन्स। ठीक है, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन मिलता है डेंगू में, मतलब जो अपने आंखों के अराउंड जो ऑर्बिट है, ये पूरा क्या होता है? ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट के पीछे दर्द होता है पेशेंट को, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन। सारी जो बॉडी की मसल्स है, सारी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा दर्द करती है, सारे जॉइंट्स बहुत ज्यादा दर्द करते हैं डेंगू में। ठीक है, फटिक मिलता है, ठीक है, मसल पेन, माइल्जिया मिलता है। इसके बाद होता है पेशेंट को एनोरेक्शिया। एनोरेक्शिया मतलब भूख नहीं लगती है, एनोरेक्शिया होता है। ठीक है, फीवर है तो अक्सर भूख नहीं लगना तो होता ही है, क्योंकि जब फीवर आता है तो लीवर पे भी असर पड़ता है।
और अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो एनोरेक्सिया तो होता ही है, ठीक है। जैसा जॉन्डिस में भी एनोरेक्सिया होता है, तो अगर लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो एनोरेक्सिया होता है, ठीक है। फिफ्थ इज पिन पॉइंट रैशेस। जो डेंगू का जो मरीज रहता है उसके ऊपर कैसे रैशेस आ जाते हैं रेड कलर के, ठीक है। ऐसे रैश कलर के पिन पॉइंट रैशेस मिलते हैं छोटे छोटे पूरी बॉडी में, तो पिन पॉइंट रैश मिलते हैं। तो ये क्लासिकल डेंगू फीवर, सबसे पहले अगर डेंगू का वायरस प्राइमरी डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो उसे ये चीजें आती है। क्लासिकल डेंगू फीवर में हमने क्या पढ़ा, सैडल बैक फीवर, ब्रेक बोन फीवर, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, एनोरेक्सिया, पिन पॉइंट रैश। उसके अलावा दूसरे सिस्टमिक फीचर्स भी आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती है जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, वॉमिटिंग होती है, तो ये सारे सिस्टमिक फीचर्स भी साथ में आते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले उसे डेंगू फीवर हुआ पेशेंट को, फिर वो प्रोग्रेस होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में, ठीक है। आप वर्ड से समझ सकते हैं हेमरेजिक, हेमरेज यानी ब्लीडिंग होना, हेमरेज होना, ठीक है। तो इसमें हमें मेनली क्या मिलेगा, इस कैटेगरी में ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें क्यों होती है, क्योंकि प्लेटिलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है आपकी प्लेटिलेट्स, ठीक है। आपको पता है प्लेटिलेट क्या करती है, क्लॉट फॉर्मेशन करती है। स्किन में कट लगा या बॉडी में कहीं भी कुछ घाव हुआ तो वो उसे हील करती है और ब्लीडिंग को रोकती है, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन करवाती है प्लेटिलेट। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा है। वैसे तो प्लेटलेट काउंट यहीं से कम होने की इनिशिएशन हो जाता है, यहीं से कम होने लग जाता है, लेकिन ये वाली स्टेज में 4 से 8 डेज के बाद क्या हो रहा है, प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, जिसके कारण उसके साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लीडिंग होना, कहाँ से, माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। गम्स में, जो गम्स है, ठीक है, मसूड़े हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। बॉडी की जो म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा या बॉडी की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, वहां पर भी ब्लीडिंग हो रही है। स्किन में ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें हमें ब्रूजेस देखने को मिल रहे हैं, ब्लड के थक्के स्किन पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ में हेडेक होता है, पेशेंट का सर दर्द होता है। साथ में अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया, NIA, ये क्या दर्शाता है, ब्लड के अंदर कोई भी चीज का कम होना, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, WBC। तो ल्यूकोपीनिया मतलब WBC बहुत ज्यादा कम हो गई है, साथ में प्लेटलेट काउंट भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इसके कारण क्या होगा, प्लेटलेट भी कम हो गई है और WBC भी कम हो गई है। तो यहाँ पे प्लाज्मा ही प्लाज्मा बचा है, ब्लड बचा हुआ है, तो ब्लड क्या लीक हो जाएगा बाहर, ठीक है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है, तो बाहर लीक आउट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो गई है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है। मतलब यहाँ पे जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अलाउ कर देंगी फ्लूइड को और प्लाज्मा को बाहर फ्लो हो, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में फ्लो हो, ठीक है। जिसके कारण एसाइटिस हो जाएगा और प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, यानी पेरिटोनियम में फ्लूइड भर जाएगा और लंग्स के बाहर जो प्लूरा सराउंड करके रखती है लेयर, उसके अंदर भी फ्लूइड भर जाएगा, जिससे हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन कह रहे हैं, ओके। तो ये वाली कैटेगरी में क्या हो रहा है, डेंगू हेमरेजिक फीवर बहुत ज्यादा डेंजरस है, प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है उसके वजह से, ब्रूजेस आ रहे हैं, ठीक है, एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन भी हो रहा है क्रिटिकल कंडीशन में। डेंगू हेमरेजिक फीवर के बाद प्रोग्रेस होती है डिजीज डेंगू शॉक सिंड्रोम में, ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसे क्या कहा गया है, सिंड्रोम यानी यहाँ पे एक सिम्टम नहीं आएगा, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, इसलिए सिंड्रोम फर्स्ट थिंग। सेकेंड शॉक आपको पता है, जब जो मेजर ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, टिश्यू परफ्यूजन कम हो, तो उसे शॉक कहते हैं। तो इसमें पेशेंट शॉक में चले जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई थी, ठीक है, और पानी जम गया था, यहाँ प्लूरा में भी पानी इकट्ठा हो गया था, पेरिटोनियम में भी पानी भर गया था, फ्री फ्लूइड भर गया था, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होना चाहिए था वो बाहर लीक आउट हो गया था, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई थी, उसके कारण जो पूरा फ्लूइड था वो बाहर लीक आउट हो गया था, ठीक है। तो बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम में पूरा लीक आउट हो गया था, अंदर तो ब्लड है ही नहीं, अंदर तो बहुत कम हो गया है फ्लूइड, जिसके कारण इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मतलब वेसल्स जो है उसके अंदर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि सब इधर एक्स्ट्रावेस्कुलर में चले गया, इंट्रावेस्कुलर में कम है, वॉल्यूम कम हो गया है। पहली चीज, अगर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, हाइपो
टेंशन हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेंशन। जो ब्लड वेसल है उसमें वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे वो प्रेशर लगाएगी क्या, नहीं लगा पाएंगी, कम लगाएगी, तो हाइपोटेंशन। और दूसरी चीज, जो पल्स रेट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट है उसके पास प्रॉपर इतना ब्लड ही नहीं है कि वो पंप कर सके, ठीक है, तो पल्स रेट कम हो जाएगा। इसके साथ में लीवर आपका इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज में, तो हिपेटोमेगाली मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पेशेंट में परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, ठीक है, जो बॉडी का जो भी फ्लूइड अंदर है वो भी वो बाहर निकाल दे रहा है, खाना पीना सब बाहर निकाल दे रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम कम हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिक क्या हो जाएगी, एसिडोसिस, ठीक है, सोडियम पोटेशियम कम हो जाएगा, लेकिन CO, हाइड्रो, H+ आयंस, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी और एसिडोसिस हो जाएगी बॉडी में। इसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। इन दोनों ही स्टेज में बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इस स्टेज में बॉडी टेम्परेचर आके कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट पूरा शॉक में जा रहा है, ठीक है। ये तीनों स्टेज हो जाती है अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया पेशेंट को। तो इस प्रकार से प्रोग्रेस होता है डेंगू वायरस का इन्फेक्शन। पहले डेंगू फीवर होता है, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, फिर इसके बाद पेशेंट की क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, ठीक है, वो ठीक होने लगता है, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी आती है, यानी उसका पल्स रेट, हार्ट रेट, BP ये सब नॉर्मल होने लगता है, टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है डेंगू शॉक सिंड्रोम होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की कि डेंगू को कैसे पता लगाएंगे। तो डेंगू में आपकी WBC कम हो रही थी और प्लेटलेट भी कम हो रही थी, तो हम CBC करवाएंगे पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट, ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में हम देख लेंगे कि WBC कम है, प्लेटलेट काउंट कम है। फिर हम एलिजा टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट से भी डेंगू वायरस का पता लगा सकते हैं। और हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है डेंगू में वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एग्लूटिनेशन टेस्ट भी होता है, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट डेंगू का, ठीक है, जिसमें जैसे बॉडी में अगर डेंगू वायरस आया तो हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है, जैसे IgM, है ना, इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज का टाइटर हम देखते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है, एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू, है ना। तो ये हमने बात करी इन्वेस्टिगेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट। तो डेंगू हुआ है तो इसमें हम प्योरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लाइक अगर पेशेंट को फीवर है तो हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, जैसे कि पैरासीटामोल। वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है या बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो हम उसे इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे। उसमें भी कौन सा, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, जैसे कि रिंगल लैक्टेट, ठीक है, रिंगल लैक्टेट लगाते हैं हम पेशेंट को, ताकि जो डिप्लीशन हुआ है पेशेंट में, जैसे फ्लूइड का जो डिप्लेशन हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस की कंडीशंस में, तो वो फुलफिल हो, ठीक है। हाइड्रेशन, तो हम पेशेंट को ORS या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लेने का बोलते हैं। तो ये पूरा प्योरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। और इसके अलावा आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ डेंगू का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, या फिर जो डेंगू का वेक्टर है जैसे एडिस इजिप्टाई ये बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करवा सकते हैं, आप वैक्सीन ले सकते हैं डेंगू की। लेकिन डेंगू की वैक्सीन ले तो एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको इसके पहले कभी डेंगू नहीं हुआ है तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है, क्योंकि जो डेंगू अगर पेशेंट को होता है तो पहली बार इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो अगर आपने डेंगू वायरस की ली हुई है वैक्सीन, ठीक है, आपने डेंगू वायरस की वैक्सीन ली हुई है, आपको फिर अगर आया मॉस्किटो और आपको डेंगू हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको आपकी बॉडी उसको एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसा मानेगी, क्योंकि एटेन्यूएटेड फॉर्म में पहले ही आपने वैक्सीन के फॉर्म में ले चुके हो, तो वो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरह मानेगी, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है और ज़्यादा फेटल रहता है, ठीक है, उसके सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी डेंगू नहीं हुआ है तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको पहले डेंगू हो चुका है और अब आगे ना हो, उसके लिए आप बचना चाहते हो, तो आप वैक्सीन ले सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है डेंगू की वैक्सीन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंगू। कोई इसे डेंगी भी बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम डॉक्टर प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।